नमस्कार दोस्तों, आज की मनोविज्ञान की हमारी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर अभिवृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था और विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, आज हम पहली विकास की जो अवस्था बोली जाती है बाल विकास के अंदर, जो पहली अवस्था है विकास की, वो है शैशवा अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो शैशवा अवस्था जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इसका जो समय होता है वो जन्म से लेकर जब तक बच्चा 5 या 6 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक का ये तब तक की जो अवस्था है वो शैशव अवस्था है। ठीक है, बाल विकास की जो है जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक के जो बालकों का अध्ययन जिसमें अपन किया जाता है वो होता है शैशव अवस्था के अंदर। और शैशव अवस्था जो होती है दोस्तों, भावी जीवन की आधारशिला होती है। मतलब कि इस अवस्था में बच्चा जितना सीखता है, जितने गुण उसके अंदर आते हैं और जितना उसके अंदर परिवर्तन होता है सारे पक्षों के अंदर, वो भावी जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है। और भावी जीवन की नींव इसी को बोला जाता है, यानी भावी जीवन की आधारशिला भी बोला जाता है, भावी जीवन की नींव भी बोला जाता है। और भविष्य इसी अवस्था पे टिका हुआ होता है, यानी कि भावी जीवन की आधारशिला शैशव अवस्था हो गई, भावी जीवन की नींव भी हो गई और भविष्य इसी पे टिका हुआ होता है। और इस अवस्था में 90% मानसिक विकास 90% किस अवस्था में होता है? इस अवस्था में। बाकी 10% अदर अवस्थाओं में होता है, यानी कि 90% मानसिक विकास होता है शैशव अवस्था में। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट अवस्था हो गई, इसलिए भविष्य पूरा का पूरा भविष्य इस पे टिका रहता है। और ये तो है 5 से 6 साल तक का जब बच्चा होता है तब तक की अवस्था। लेकिन जो 50% दिमाग का विकास होता है ना, 50% मानसिक विकास, वो केवल और केवल 3 सालों के अंदर हो जाता है। बच्चे के अंदर, शिशु के अंदर केवल 3 सालों के अंदर 50% मानसिक विकास हो जाता है। बाकी के 3 सालों में 40% होता है, यानी कि टोटल मिला के कितना हो गया? 90% जो मानसिक विकास होता है वो शैशव अवस्था में होता है ओनली। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, शैशव अवस्था की परिभाषाओं के बारे में देखते हैं हम। कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहले देखिए वेलेंटाइन ने बोला है दोस्तों, शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। ये किसने बोला है? वेलेंटाइन ने। वेलेंटाइन के हिसाब से शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हरलोग महोदया ने बोला है, शैशव अवस्था एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है। शैशव अवस्था एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है। ये किसने बोला था? हरलोग ने बोला था। यानी कि खतरनाक काल कैसे? कि खतरनाक काल ऐसे हो गया कि 90% बच्चों की मृत्यु इसी अवस्था के अंदर हो जाती है। और अपीली इसलिए कि सीखने की अपील, बच्चा जितना इसमें सीखता है वो कोई सी अवस्था के अंदर नहीं सीखता है। तो अपीली, सीखने की अपील करना, यानी कि बच्चा बार बार सीखने की अपील करता है इस अवस्था के अंदर। और 90% बच्चों की मृत्यु इसी अवस्था के अंदर होती है। तो हर लोगों ने बोला शैशव अवस्था एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने बोला है 4-5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो भावी जीवन में बनता है। यानी कि ये 4-5 साल जो शिशु के होते हैं, अब देख लो दोस्तों, 50% माइंड का विकास तो 3 साल में हो गया, 50% मानसिक विकास 3 साल में हो गया, 90% इस अवस्था में हो गया। तो 4-5 साल में बच्चा जितना सीख जाएगा उतना पूरी जिंदगी में नहीं सीख सकता। तो सिगमंड फ्राइड ने भी यही बोला है कि 4-5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो भावी जीवन में बनता है, यानी इतना सीख जाता है, वो जो बनना चाहता है वो इसी में बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए दोस्तों, गुड एनफ नाम के मनोवैज्ञानिक ने बोला कि व्यक्ति का जो मानसिक विकास है जितना होता है, व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका जो आधा है वो 3 वर्ष में ही हो जाता है। व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका आधा कितने वर्ष में होता है? 3 वर्ष में हो जाता है। ये मैंने बताया आपको, 3 वर्ष के अंदर 50% माइंड का विकास हो जाता है। 50% मानसिक विकास कब तक हो जाता है? 3 साल के अंदर। तो गुडेनफ ने भी वही बोला, व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होता है उसका 50% कब हो जाता है? 3 साल तक ही हो जाता है। ये बोला गुडेनफ ने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे शैशव अवस्था के कुछ उपनाम है। शैशव अवस्था को बोलते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखें, शैशव अवस्था को बोला जाता है अतार्किक चिंतन की अवस्था। ठीक है, और बाल्यावस्था की होगी तार्किक और मूर्त चिंतन की अवस्था। शैशव अवस्था में बालक चिंतन करता है, लेकिन जो चिंतन करता है वो चिंतन
अतार्किक होता है, उसमें कोई तर्क नहीं होता है, ठीक है। तो वो हो गई शिशुअवस्था। इसके बाद में होती है दोस्तों बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जो चिंतन होता है वो तर्क वाले हो जाते हैं, बच्चा समझने लग जाता है तो कि ये ऐसे होगा तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा कैसे होगा। बच्चा तर्क पूर्ण तरीके से वो चिंतन करेगा, ठीक है दोस्तों। और वो चिंतन होगा मूर्त। मूर्त यानी कि जीवित, यानी कि दिखता है कोई चीज को, किसी चीज का संपर्क हमारे माइंड के अंदर बनता है, किसी चीज को सोच के, कोई शब्द सुन के, तो उसको बोलते हैं मूर्त। अमूर्त बोलते हैं किसी चीज को सुना तो उसका कंसेप्ट, उसका संपर्क हमारे माइंड में नहीं बना, उसको बोलते हैं अमूर्त। तो अतार्किक चिंतन कब होगा? शिशुअवस्था में होगा। बाल्यावस्था में वो समझने लग जाता है, काफी सारी चीजें देखी हुई होती है उसने, तो वो चिंतन करता है, वो होता है तार्किक और मूर्त चिंतन। और इसके बाद में किशोरावस्था में जो चिंतन होगा वो अमूर्त चिंतन होगा। किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन कैसे कि बच्चा बहुत डीपली, बहुत ध्यानपूर्वक वो अध्ययन करके वो अमूर्त चिंतन करता है, बहुत डीपली अध्ययन करता है, बहुत ज्यादा समझने लग जाता है, तो वो चिंतन वापस से होगा अमूर्त, ठीक है। तो अतार्किक चिंतन होगा शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में होगा तार्किक और मूर्त, और किशोरावस्था में होगा अमूर्त चिंतन, ठीक है दोस्तों। तो अतार्किक चिंतन की अवस्था क्या हो गई? शिशुअवस्था हो गई। और जीवन का महत्वपूर्ण काल हो गया क्या? शिशुअवस्था। जीवन का महत्वपूर्ण काल हो गया, क्या हो गया? शिशुअवस्था। 90% मानसिक विकास हो रहा है, भावी जीवन की नींव है, भविष्य की आधारशिला है, भावी जीवन की आधारशिला है, भविष्य इसी पे टिका है। तो सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा हो गया? ये शिशुअवस्था, जीवन का महत्वपूर्ण काल बोलते हैं इसको। खिलौनों की आयु, बच्चा इसमें खिलौनों से खेलता है, ठीक है। खिलौनों की आयु तो है शिशुअवस्था, और खेल की आयु क्या है? बाल्यावस्था। इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों, खिलौनों की आयु शिशुअवस्था को ही बोलते हैं। अगर ये नहीं हो तो बाल्यावस्था करना, अगर ये है शिशुअवस्था तो खिलौनों की आयु यही होगी शिशुअवस्था, ठीक है। बाल्यावस्था है खेल की आयु, खेल यानी कि शिशुअवस्था तक बच्चा अपने घर के अंदर ही रहता है, ज्यादा बाहर नहीं जाता करता, तो बाहर के बच्चों से घुलना मिलना नहीं होता इतना ज्यादा उसका, तो वो खेलता नहीं इतना ज्यादा खेल। लेकिन खेल सबसे ज्यादा खेले जाते हैं किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। खेल की आयु बाल्यावस्था और खिलौनों की आयु शिशुअवस्था। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, देखिए दोस्तों, बच्चा इस अवस्था में जो भी सीखता है वो मैक्सिमम अनुकरण द्वारा ही सीखता है, एक दूसरे की नकल करके ही सीखता है। अपन कैसा बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं, किस बात पे क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वो बच्चा उसको अनुकरण करता है उस चीज का, और अनुकरण करके ही सीखता है। तो शिशु जो होता है इस अवस्था में कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। शिशु सीखता है अनुकरण के द्वारा, ठीक है। और भावी जीवन की आधारशिला मैंने आपको बताई दिया, इसको भावी जीवन की आधारशिलाएं बोलते हैं। और संस्कारों के निर्माण की अवस्था, यानी कि इसी अवस्था में बच्चे में संस्कारों का निर्माण होता है। बच्चे को हम जैसे संस्कार देते हैं वैसा ही बच्चा आगे भविष्य में इस अवस्था में बनता है। इस अवस्था में जैसे हम उनको संस्कार देंगे भविष्य में आगे भी बच्चा वैसा ही बनेगा। तो संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी क्या हो गई? शिशुअवस्था हो गई, ठीक है। तो शिशुअवस्था की उपनाम क्या हो गए? उपनाम क्या क्या हो गए इसके? अतार्किक चिंतन की अवस्था, जीवन का महत्वपूर्ण काल, खिलौनों की आयु, अनुकरण द्वारा सीखने का अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला और संस्कारों के निर्माण की अवस्था। ये हो गई शिशुअवस्था, ठीक है दोस्तों। अब शिशुअवस्था की मुख्य विशेषताएं लेके चलते हैं, मुख्य विशेषताएं शिशुअवस्था की देखते हैं यहाँ पे। तो शिशुअवस्था जो होगी वो भावी जीवन को प्रभावित करती है, ये मैंने आपको बता दिया, भावी जीवन का आधारशिला है, भविष्य को ये प्रभावित करती है शिशुअवस्था। दूसरी विशेषता इसकी, शरीर और मस्तिष्क अत्यंत ग्रहणशील होते हैं। शरीर और मस्तिष्क अत्यंत ग्रहणशील होते हैं, अपने शरीर का विकास बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। और मस्तिष्क जो होता है दिमाग बहुत ज्यादा ग्रहणशील होता है। 90% मस्तिष्क का विकास तो इससे के अंदर हो गया, 90% मानसिक विकास। तो मस्तिष्क का अत्यंत ग्रहणशील होगा, बहुत अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखेगा। इस उम्र में जितना सीख जाएगा वो पूरी जिंदगी भर नहीं सीखेगा। लैंग्वेज इस उम्र में बच्चे को जितनी सिखाना चाहो उतनी सीख सकता है, लेकिन बड़े होने के बाद आज सीख लो, देखे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वही लैंग्वेज अगर इस एज के अंदर बच्चे को सिखाई जाती है तो वो बहुत डीपली, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी सीख जाता है, क्योंकि वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। और उसका उस टाइम पे विकास होता रहता है माइंड का, कितना? 90%। उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, वो कोरा कागज होता है। तो उसको जैसे पढ़ाना हो, जैसे बताना हो, वैसे बताना इस एज के अंदर हो जाए। तो शरीर और मस्तिष्क अत्यंत उसका ग्रहणशील होता है, ठीक है। जीवन का आधार मैंने बता दिया आपको, ये जीवन का आधार है, जीवन की भावी जीवन की आधारशिला है।
जिस शैशव को बोलते हैं इन्फेंट। इन्फेंट जो बना हुआ है वो बना हुआ है इन और फेरी वर्ड से, इन और फेरी दो वर्ड से बना हुआ है। तो इन का अर्थ तो है अयोग्य और फेरी का अर्थ है बोलना, ठीक है। तो इन्फेंट का मतलब हो गया बोलने की अयोग्य अवस्था, यानी बोलना बच्चा सीखता है, इसके अंदर बोलना, इतना वो बोलना नहीं जानता है, धीरे 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 करके बोलना सीखता है बच्चा, तो इसलिए इसको बोलते हैं बोलने की अयोग्य अवस्था यानी इन्फेंट, ठीक है। जिज्ञासा का प्रबल होना, इस उम्र के अंदर जिज्ञासा बहुत प्रबल होती है, बच्चा छोटी छोटी बातों को पूछता रहता है। उसके बाद में छठा हो गया शिशु में शब्दों, वाक्यों, क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति। शब्द, वाक्य, क्रियाएं सारी की सारी बच्चा क्या है दोहराता है ना, वो अनुकरण करता है। इसके अंदर हो गया ना सीधा कि अनुकरण करता है बच्चा, शब्द भी अनुकरण करेगा, शब्दों का भी, वाक्यों का भी अनुकरण करेगा, क्रियाओं का भी अनुकरण करेगा। बच्चा हर बात, आप बच्चे को कुछ बोलोगे, शिशु को कुछ भी बोलोगे, वो उस बात को रिपीट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर शब्दों, वाक्यों, क्रियाओं को बच्चा दोहराता है। शिशुअवस्था में शिशु में असहायता और पर निर्भरता पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। असहायता और पर निर्भरता, बच्चा खुद अपना काम खुद नहीं करेगा, इसके अंदर बच्चा निर्भर होता है अपना काम करने के लिए इस अवस्था में, शिशुअवस्था में, ठीक है दोस्तों। अपना काम खुद नहीं कर सकता, उसके हर काम उसके पेरेंट्स को, उसके घर वालों को करना पड़ता है। तो वो निर्भर रहता है अपनी आवश्यकताओं के लिए और अपनी निर्भरताओं के लिए, अपने सारी चीज़ों के लिए किस पे निर्भर रहता है वो, अपने घर वालों पे या माँ बाप पे, ठीक है। तो वो खुद के कार्य खुद नहीं कर पाता है। शिशुअवस्था आत्म प्रेम की भावना, शिशुअवस्था में पाई जाती है आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना क्योंकि वो अपने परिवार से जितना प्यार करता है, अपने परिवार वालों को पहचानता है, ठीक है। और जैसा बच्चा शिशुअवस्था में होता है, बच्चा बार बार जाके आईने के सामने देखता है, अपने आप को निहारता है, करता है, ठीक है दोस्तों। और वो अनुकरण करता है, जैसे कि कई बार होता है अपने पिताजी का चश्मा लगा लेता है, अपने पिताजी की टोपी लगा ले, ठीक है। जैसे कि अगर लड़कियां होती है तो लड़कियां जैसे कि अपनी माँ जैसे साड़ी पहनती है, उसकी साड़ी पहन के नकल करती है, अलग अलग ड्रेसअप वगैरह पहनते हैं, करते हैं। तो यही आत्म प्रेम की, मतलब अपने आप से प्रेम करना, ये भावना सबसे ज्यादा किस अवस्था में पाई जाती है? शिशुअवस्था में पाई जाती है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, शिशुअवस्था में व्यवहार जो होता है वो भावना, संवेग और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। भावना, संवेग, मूल प्रवृत्तियां तीनों क्या है? जन्मजात है, ठीक है। भावना, संवेग और मूल प्रवृत्तियां क्या है? जन्मजात है। भावना क्या होती है? भावना होती है अपने विचारों का आंतरिक रूप। विचार अपने माइंड में है जब तक आंतरिक रूप में, वो कहलाती है भावना। विचार बाह्य प्रकाशन, विचारों का बाह्य प्रकाशन, विचार अगर हमने किसी को बता दिए तो वो हो गया संवेग। और मूल प्रवृत्ति हो गया विचारों का क्रियात्मक रूप। विचार हम करके बताते हैं उनको, विचार वो करने के लिए जो क्रिया की जाती है उन क्रियात्मक रूप को बोला जाता है मूल प्रवृत्ति। ये तीनों होती है जन्मजात। भावना, संवेग और मूल प्रवृत्तियां क्या हो गई? जन्मजात, ठीक है। और ये जन्मजात होती है और शिशु का व्यवहार इसी पे आधारित होता है। यानी कि शिशु का जो व्यवहार होगा वो जन्मजाति होगा। शिशु जन्म लेते ही जो व्यवहार करेगा वो जन्मजाति होगा। उसने खुद ने से तो कुछ सीखा नहीं है। उसने जो भी किया है वो उसको जन्म से जो चीजें मिली है वही उसका व्यवहार होता है, वही उसकी भावना, संवेग, जो मूल प्रवृत्तियां उन्हीं पे आधारित होगा। यानी कि भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति तीनों जन्मजात होती है। तो इन्हीं तीनों के ऊपर बच्चे का जो व्यवहार है वो डिपेंड करेगा किसमें? शिशुअवस्था के अंदर, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। जन्म के समय बच्चे में कौन सा संवेग पाया जाता है? बालक में उत्तेजना के नामक। बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले उत्तेजित होता है, रोना स्टार्ट करता है बहुत, तो वो उत्तेजना नामक संवेग बच्चे के अंदर पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। संवेग का अर्थ ही उत्तेजित अवस्था। संवेग का मतलब होता है अवस्था, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजना की अवस्था। तो सबसे पहला जो संवेग पाया जाता है बच्चे के अंदर जन्म के समय वो होता है उत्तेजना। इसका ध्यान रखना आप, तो क्वेश्चन में आ जाए पहला संवेग जन्म के समय बच्चे में कौन सा संवेग पाया जाता है? वो है उत्तेजना नामक संवेग। और उसके बाद में 2 वर्षों में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं। जैसे जन्म लेगा बच्चा, उसके अंदर उत्तेजना होगी, हर चीजों को पकड़ेगा, करेगा, किसी का मुंह छीलेगा, करेगा। जन्म लेते ही रोना, करना, रेन, और वो हो गया उत्तेजना। तो जन्म के समय तो उत्तेजना होगी, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे जब वो आसपास के एनवायरनमेंट को देखेगा, आसपास के वातावरण को देखेगा, दूसरे लोगों के क्रियाकलाप देखेगा, उनको अनुकरण करेगा, तो उसके अंदर दूसरे संवेग विकसित होंगे। उसके अंदर प्रेम विकसित होगा, अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करेगा, माँ को पहचानने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे घर वालों को पहचानने लग जाएगा। दूसरों को नहीं पहचानता है, दूसरों के पास जाता ही नहीं,
अपने घर वालों से बहुत प्यार करता है। क्रोध, छोटी छोटी बातों में बच्चों को क्रोध आता है। कोई चीज आप नहीं करो उसके लिए तो शिशु रोके ही अपना जो नाराजगी वो प्रकट करेगा, वो रोके प्रकट करेगा। घृणा, उसको नफरत भी होती है दूसरी चीजों से, कि जैसे कि लड़का है या लड़की है, दो है घर के अंदर, उसको कम चीज दे दी, उसको खाने को कम दे दिया तो उससे नफरत करने लग जाएगा। ठीक है। ईर्ष्या, जैसे भाई बहनों के अंदर आपस में ईर्ष्या होती है। भय, कुछ चीजों से वो डरता है, उसको भय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो संवेग है ये 2 वर्षों में ही, आगे के जो 2 वर्ष होते हैं वो 2 वर्षों में अधिकांश संवेग उसके विकसित हो जाते हैं। यानी 2 वर्ष के बालक में कौन कौन से हो गए संवेग? उत्तेजना हो गई, प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, घृणा, ईर्ष्या, भय, ये सारे संवेग 2 वर्ष के अंदर विकसित हो जाते हैं। इसके बाद में है दोस्तों, शिशुअवस्था में सामाजिकता और नैतिकता का अभाव रहता है। शिशुअवस्था में सामाजिकता और नैतिकता का अभाव रहता है। सामाजिकता कैसे विकसित होगी? समाज में जाने से। तो शिशु बाहर जाता है क्या? बाहर तो जाता ही नहीं है शिशु, समाज में नहीं जाता, तो उसके अंदर सामाजिकता का विकास नहीं होगा। नैतिकता का विकास भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होगा, तो नैतिकता का विकास नहीं होगा। नैतिक मूल्य यानी समाज द्वारा मान्य मूल्य। तो बच्चा है, शिशु है, उसको इतना कुछ पता रहता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, तो उसके अंदर नैतिकता का विकास होगा नहीं। सिर्फ उसके अंदर संस्कारों का विकास होता है। संस्कार, घरेलू जो संस्कार होते हैं, माँ बाप के पाँव छूना करना, वो संस्कारों का विकास इस अवस्था में होता है। लेकिन सामाजिकता और नैतिकता का अभाव होता है, सामाजिकता नैतिकता नहीं पाई जाती है। 13वां है, लड़कों में पितृ विरोधी ग्रंथि और लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि विकसित हो जाती है। लड़कों में पितृ विरोधी ग्रंथि, लड़का पापा का विरोध करेगा और लड़कियां माता का विरोध करेगी। यानी जो लड़के होते हैं वो माँ के सबसे ज्यादा करीब होते हैं और जो लड़कियां होती है वो पिताजी के सबसे ज्यादा करीब होती है। यहाँ पे एक सिगमंड फ्राइड जो मनोवैज्ञानिक थे हमारे, सिगमंड फ्राइड ने बोला है कि केवल और केवल इन्होंने ही कहा ये चीज, सिगमंड फ्राइड नहीं, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने और इन्होंने ही बोला है ये चीज कि शिशुअवस्था में काम की प्रवृत्ति विकसित होती है। ठीक है, शिशुअवस्था में काम की प्रवृत्ति, ठीक है, काम की प्रवृत्ति, सेक्स की प्रवृत्ति विकसित होती है। किसमें? शिशुअवस्था में। यानी शिशुअवस्था के अंदर सेक्स की प्रवृत्ति या काम की प्रवृत्ति होती है, ये बोला था केवल सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है दोस्तों।